जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट एप्लीकेशन अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पोयम जो कि बिहार बोर्ड 12th के सभी बच्चों को पढ़ना है, चाहे उनका एक्सट्रीम साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कि नहीं, सभी बच्चों को पढ़ना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। तो अभी इस वीडियो में, चूँकि इस पोयम का ये पोयम थोड़ा लंबा होगा तो इस पोयम को हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। पहला ये वीडियो है तो पहला वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्या है, अबाउट द ऑथर, माफ कीजिएगा अबाउट द पोएट है, कवि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियो पार्ट पार्ट करके मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा बर्डन ना हो, आप स्ट्रेस फील ना करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइटल को डिस्कस करते हैं। टाइटल क्या है? तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। टाइटल क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो इसकी मीनिंग निकालना जरूरी है। तो ये जो स्वीट शब्द है ना, स्वीट का हिंदी तो आप जानते हैं कि मीठा होता है और नहीं तो प्यारा होता है। ठीक है, स्वीट का मीनिंग जब हम मिठाई वगैरह के लिए या फल वगैरह के लिए करते हैं तो उसका मीनिंग वहाँ पे मीठा हो जाता है। लेकिन अगर हम स्वीट शब्द का इस्तेमाल अगर हम जो है समझिए कि किसी व्यक्ति के लिए करते हैं तो वहाँ पे स्वीट का मीनिंग प्यारा होता है, प्यारा या प्यारी होता है। अगर हम किसी लड़का को या किसी लड़की को बोलते हैं यू आर सो स्वीट, तो इसका मतलब तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत ही क्या हो, प्यारी हो या प्यारे हो। ठीक है, और लव का मीनिंग आप जानते हैं कि प्रेम होता है या प्यार होता है। लेकिन लव का मीनिंग अगर हम लव शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं तो वहाँ पे लव का मतलब भाई प्रेमी होता है या प्रेमिका होता है। ठीक है, लव का मीनिंग क्या होगा? प्रेमी होगा, नहीं तो प्रेमिका होगा। तो स्वीटेस्ट लव का मीनिंग क्या हुआ? सबसे प्यारी प्रेमिका। अब क्लियर हो गया ना? स्वीटेस्ट लव, चूंकि यहाँ पे लव जो शब्द है ना, लव शब्द एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए आया है, तो लव का मीनिंग यहाँ पे प्रेमी नहीं होगा, प्रेमिका होगा। ओके, तो अब चलिए हम इसका हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे स्वीटेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे प्यारी। ठीक है, और यहाँ पे लव का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेमिका। यहाँ पे लव का मीनिंग हो जाएगा प्रेमिका। तो सबसे प्यारी प्रेमिका आई डोंट गो। तो ये गो जो शब्द है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं क्लियर कर दूं, ये जो गो है ना, आज के ज़माने में, चूंकि जॉन डन के ज़माने में जो गो, आज जो हम जानते हैं गो मतलब जाना, इस गो के बदले में GOE लिखा जाता था। तो ये आज गो ही है। आप गो समझ रहे हैं ना, जाने वाला गो, तो ये गो ही है। तो आई डोंट गो मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई डोंट गो मतलब क्या? मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अब टाइटल आपको क्लियर हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सबसे प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये तो टाइटल है। अब इस कविता में है क्या, पढ़िएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है, आपका मन खुश हो जाएगा। अब बहुत ही बड़ा सीख लेने वाले इस कविता से। लेकिन हम कविता में इन करें उसके पहले हमको मार्क्स की भी चिंता होनी चाहिए। हमको अच्छा मार्क्स कैसे मिले, तो इसके लिए हमको अबाउट द पोएट, हमको जॉन डन के बारे में, ये जॉन डन साहब है, इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम अबाउट द पोएट जाने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपके पास अगर बुक हो तो आप टिक आउट भी करते चले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। मतलब भाई किसने स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कविता को किसने लिखा है? तो भाई ये बात हो गया कि इसका आंसर जो आप देंगे वह जॉन डन देंगे। जॉन डन हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मतलब जॉन डन ने इस कविता को, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कविता को किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये पूछ देगा एग्जाम में, दिमाग में रखे रहिएगा, ये एग्जाम में पूछ देगा। दूसरी ऑब्जेक्टिव, ही वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। ये बात कि जॉन डन का जो जन्म हुआ था वह 1572 में हुआ था और उनकी मौत 1631 में हुई थी। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था? तो 1572 में, और उनकी मौत कब हुई थी? तो 1631 में। ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये आप पॉइंट कवर करते चलिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप नहीं ले सकते हैं ऐप पे, तो आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना? अब चलिए, ही वॉज द पायोनियर फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, कि नहीं, या जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। ये ऑब्जेक्टिव है। मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। तो सर इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये पूछ देगा कि एग्जाम में पूछ देगा कि हु वाज द पायोनियर या फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो आप याद रखेंगे कि जॉन डन। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? जॉन डन। जॉन डन जो थे ना, वह मेटाफिजिकल पोएट्री के क्या थे? जनक थे या मार्गदर्शक थे। ठीक है, जनक थे या मार्गदर्शक थे। अब क्या है कि जॉन
जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट, ऐसे भी पूछ सकता है कि जॉन डन वाज, यहाँ पे दे देगा डैश, क्या यहाँ पे डैश दे देगा और बोलेगा कि कैसे कवि थे, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको मेटाफिजिकल पोएट दे सकता है, लव पोएट दे सकता है, रोमांटिक पोएट दे सकता है, नेचर पोएट दे सकता है, वर्ड पोएट दे सकता है। ऑप्शन तो 4 ही होंगे, मैंने 5वां का जिक्र किया। तो सर यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट, ये याद करके रखिएगा। अब बच्चा बोलेगा मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होता है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री को भी हम थोड़ा सा चाहेंगे कि हम क्लियर कर देते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होता है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री को अगर आपको समझना है तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें 2 शब्द है, एक है मेटा और दूसरा है फिजिकल। तो मेटा जो शब्द है ना, इसका मीनिंग आपको पता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। मेटा का मतलब क्या होता है बाबू, बियॉन्ड होता है, और बियॉन्ड का हिंदी होता है के पड़े या से बाहर। बियॉन्ड का हिंदी होता है के पड़े या से बाहर, ठीक है। और फिजिकल जो है ना, फिजिकल, इसका मीनिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिजिकल का मतलब होता है संसारिक, ठीक है, या दुनियावी। संसारिक या दुनियावी, तो संसारिक या दुनियावी का मतलब हुआ कि जो संसार से जुड़ा हुआ हो या जो दुनिया से जुड़ा हुआ हो, उसी को संसारिक या दुनियावी बोलेंगे। तो मेटाफिजिकल पोएट्री का मीनिंग क्या हुआ, वैसी कविता जो इस संसार, इस दुनिया के परे हो, जो इस संसार या इस दुनिया के बाहर हो। कहने का मतलब सर ये फिजिकल जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है भौतिकी, हम समझे ना, फिजिक्स, भौतिकी। अब भौतिकी मतलब जो इस दुनिया संसार से जुड़ी चीज़ें हो, उसी को हम भौतिकी बोलेंगे, फिजिकल बोलेंगे, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे मेटाफिजिकल का मतलब हुआ कि भाई बियॉन्ड फिजिकल। बियॉन्ड फिजिकल मतलब भाई इस धरती, इस दुनिया, इस संसार से बाहर की चीज़ों पे आधारित हो। मतलब जिन कविताओं का थीम मतलब जो है इस धरती की वस्तु ना हो करके, मतलब भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हो, भावना हमारे पैशन से जुड़ी हुई बातें हो, प्रेम से जुड़ी हुई बातें हो, लव से जुड़ी हुई बातें हो, हैटर्ड से जुड़ी हुई बातें हो, आप कह सकते हो कि डिवोशन से जुड़ा हुआ बातें हो। तो ये सारी की सारी जो कविताएं होती है, मतलब ये सब मेटाफिजिकल पोएट्री के अंतर्गत आती है। तो इस कविता में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस कविता में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लव के बारे में। तो ये लव के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये लव क्या है, मतलब ये दुनिया की कोई चीज़ थोड़ी है भाई, ये मतलब क्या है, ये दिल से जुड़ा हुआ मामला है, ये दिल की बात है। तो दिल की जो बात होती है ना सर, वो मेटाफिजिकल पोएट्री के अंतर्गत आती है। कहाँ आती है, मेटाफिजिकल पोएट्री के अंतर्गत। तो मेटाफिजिकल पोएट्री कहते किसको है, मतलब वैसी कविताएं जिन कविताओं की थीम इस दुनिया, इस संसार से अलग की चीज़ों पे आधारित हो, उसी को हम बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मेटाफिजिकल पोएट्री के जनक कौन थे, जॉन डन, या जॉन डन जो थे वह क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम लोग स्क्रॉल करते हैं और आगे की तरफ, और ऑब्जेक्टिव की जो है बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्टिव रहा कि नहीं। आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि ही वॉज बॉर्न इन लंडन इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। मतलब इनका जो जन्म हुआ था भाई वह लंदन में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव, जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ देगा, तो आप क्या आंसर देंगे कि जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ, एक सुप्रसिद्ध, प्रॉस्पेरस का मतलब एक संपन्न, माफ कीजिएगा, प्रॉस्पेरस का मतलब संपन्न रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। रोमन जो है कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जॉन डन का रिलीजन क्या था, रोमन कैथोलिक रिलीजन था। रोमन कैथोलिक क्या है, रोमन कैथोलिक रिलीजन है, धर्म है। जैसे यहाँ पे हिंदूज होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, सिख होते हैं कि नहीं, उसी तरह से क्राइस्ट रिलीजन जो होता है ना, ईसाई धर्म, उस ईसाई धर्म में भी बहुत सारे कैटेगरी आ जाते हैं। रोमन कैथोलिक आ जाते हैं, प्रोटेस्टेंट आ जाते हैं, ज्यू आ जाते हैं, जेंटाइल आ जाते हैं, ये सब रिलीजन का नाम है। तो सर ये रोमन कैथोलिक इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ रिलीजन, यह एक प्रकार का क्या है, धर्म है, ये मजहब है। तो जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था, किस परिवार में, रोमन कैथोलिक फैमिली में। ये ऑब्जेक्टिव है, दिमाग में रखे रहिएगा, रोमन कैथोलिक, ठीक है। और रोमन कैथोलिक, अब देखिए डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अब देखिए कि जॉन डन को जो क्या करना पड़ा था, जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देना पड़ा था।
विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री का। किस वजह से? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म की वजह से। वजह क्या था मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए कि जिस समय जॉन डन लंदन में जन्म लिए थे, उस समय जॉन डन जब लंदन में जन्म लिए थे, उनका जो परिवार था वो रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो करता था, और उस समय इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म के खिलाफ एक विरोध की आंधी बढ़ रही थी। लोग जो है उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे इस धर्म का, और धर्म को छोड़ना था, धर्म को त्याग देना था, और नहीं तो जो है इंग्लैंड को त्याग देना था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जो है इस धर्म के विरोध में जो है एक प्रोटेस्ट किया गया, और जॉन डन जो है अपने रोमन कैथोलिक जो है रिलीजन को छोड़ नहीं पाए, उस धर्म को छोड़ नहीं पाए, जिसके वजह से उनको बिना डिग्री का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देना पड़ा, छोड़ देने के लिए विवश कर देना पड़ा। ठीक है, वाज फोर्स्ड शब्द आप समझ गए। अब आइए, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि भाई जॉन डन को कौन सा यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। किस वजह से छोड़ना पड़ा? तो भाई अपने धर्म की वजह से छोड़ना पड़ा। डिग्री मिला क्या? नहीं, विदाउट डिग्री छोड़ना पड़ा, बिना डिग्री का छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब चलिए जॉन डन किन किन चीज़ों को पढ़े थे और कितने सारे युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, और फिर जो है ये किस तरह से जो है एक जॉब को खो दिए, क्यों खो दिए, और इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो इन चीज़ों को भी हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने कानून का अध्ययन किया और धर्मशास्त्र को भी पढ़ा। जॉन डन जो थे वह कानून का भी अध्ययन किए और फिर किसका अध्ययन किए? धर्मशास्त्र को भी पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। अब इसको आप समझ लीजिए तोड़ तोड़ के। he also participated, उन्होंने भाग भी लिया। कहाँ भाग लिया? इन 2 naval expeditions, 2 नौसेना अभियानों में भाग लिया। 2 नौसेना अभियान क्या है? जैसे आप जानते हैं ना कि भाई जल सेना होती है, थल सेना होती है, और फिर जो है वायु सेना होती है। तो जो जल सेना होती है ना सर, उसी को हम नौसेना भी बोलते हैं। ठीक है, और नौसेना अभियान चला था, 2 नौसेना अभियान चला था। लड़ाई में जो है जॉन डन शामिल हुए थे एंड बिकेम, अभी इसमें पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि कितने नौसेना में शामिल हुए थे, अभियान में शामिल हुए थे, तो 2, ये ध्यान देने वाली बात। और फिर ये सेक्रेटरी बन गए किसको? किसके? तो एक पावरफुल नोबल, या पावरफुल नोबल का क्या बन गए? तो ये सेक्रेटरी बन गए। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। ठीक है, सचिव बन गए, और एक जॉब इनको मिली। जब ये सेक्रेटरी बन गए तो सेक्रेटरी का जॉब इनको मिला, और इस जॉब को ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया। कब खो दिया? जब ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब इनको कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया। फॉर सेक्रेटली मैरिंग, कि नहीं, चुपके से शादी करने के लिए। किससे? तो हिज पैट्रन्स निस, अपने ही संरक्षक के भतीजी से। तो संरक्षक का भतीजी शब्द आप समझ लीजिए, संरक्षक क्या होता है? तो संरक्षक हम उसको बोलते हैं, जैसे कि अब हम पोएट है कि नहीं, हम ड्रामाटिस्ट है, तो मेरा काम है ड्रामा लिखना, पोएट्री लिखना, है ना। तो हम क्या करेंगे? उसको पब्लिश ना करवा पाएंगे। तो पब्लिश जब हम उसको नहीं करवा पाएंगे तो फिर हमारे कविताओं को या ड्रामा को क्या करेगा कि जो व्यक्ति पब्लिश करवाएगा पैसे दे करके, कि नहीं, और फिर उसके एवज में हमको उसका क्या कुछ परसेंटेज देगा, तो वही हमारा संरक्षक हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे जॉन डन के जो संरक्षक थे, जो पैट्रन थे, कि नहीं, उन्हीं की भतीजी से इन्होंने चुपके से जो शादी कर ली, इसी वजह से इनको जेल जाना पड़ा था कुछ समय के लिए, और इस वजह से वह जो है नौकरी भी क्या किए? खो दिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जॉन डन को जेल क्यों भेजा जाना पड़ा? तो भाई चुपके से इन्होंने सेक्रेटरी से क्या किए थे कि अपने संरक्षक की भतीजी से शादी कर लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव की तरफ चर्चा करते हैं, रुक करते हैं। कुछ और ऑब्जेक्टिव आप देखिए। हाँ, अब चलिए हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव का जिक्र करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किन चीज़ों को, कविताओं को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो 1 है। ओके, चलिए अब क्या है। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers
ऑफिस टाइम देख लीजिए भाई। अब देखो पढ़ाई लिखाई का जो अध्ययन होता है ना, पढ़ाई लिखाई जो होता है उसका लाइफ में बड़ा असर पड़ता है, और हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वह आगे जाके हमारे एजुकेशन के अनुसार ही क्या होगा, शेप में जाएगा। तो 1615 में क्या हुआ था कि 42 वर्ष के उम्र में डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, डन क्या किए कि पुरोहिता अभिषेक को क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, मतलब ये पुरोहित बन गए। पुरोहित बोलते हैं पंडित, पादरी जानते हैं ना, पादरी, पादरी का मतलब जैसे हमारे यहाँ पंडित होता है हिंदू रिलीजन में, और हमारे मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, हमारे काजी साहब होते हैं, मौलवी या मौलाना साहब होते हैं। उसी तरह से जो है ईसाई रिलीजन में क्या होता है, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन रिलीजन में क्या होता है कि भाई पुरोहित होते हैं, उसको हम पादरी वगैरह बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 42 वर्ष की उम्र में 1615 में ये ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिए। कहाँ, इन द एंग्लिकन चर्च में, एंड सोन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और ये अपने समय के ऑफिस टाइम, ये अपने समय के सबसे महान वक्ताओं में से, उपदेशकों में से, प्रीचर्स का मतलब क्या होता है, उपदेशक होता है, महान उपदेशकों में से एक बन गए। तो ये काफ़ी इजी है, काफ़ी आसानी से आप समझ पा रहे हैं, तो इसमें कुछ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे था। अब चलिए लास्ट जो है ये पैरा है, और इस लास्ट जो है लाइन में जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा हम उसको क्लियर कर लेंगे। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स एंड द एलेजीज एंड सरमन्स। जॉन डन जो थे वह वेल नोन का मतलब होता है सुप्रसिद्ध, ये जानकार थे या जाने जाते थे अपने सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स के लिए। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स क्या है, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स उनकी जो है कृति है, उनकी कविताओं का जो है फॉर्म है कि नहीं, मतलब उनकी कविता जो है गीतों के माध्यम से लोगों के बीच में आती थी और सॉनेट के माध्यम से आती थी। बच्चे बोलेंगे सॉनेट क्या होता है, तो सॉनेट बोलते हैं किसको, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये जो 14 पंक्ति की जो कविताएं होती है ना बाबू, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉनेट बोलते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, 14 पंक्ति की जो कविता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉनेट बोलते हैं। ठीक है, अब आइए सटायर्स। अब सटायर्स क्या होती है, तो सटायर बोलते हैं व्यंग कविता को। व्यंग कविता क्या होता है, आप हिंदी में अगर आप पढ़िएगा, 12th में अगर है आप कि नहीं, तो अधिनायक चैप्टर पढ़िएगा। अधिनायक चैप्टर में क्या है कि भाई वह जो है व्यंग कविता है, वह जो है अधिनायक, जो हमारा जो गीत है राष्ट्रीय गीत, उसके माध्यम से वह देश और सरकारी जो है लोगों पे, सरकारी तंत्र पे जो है वह व्यंग कस रहे हैं। व्यंग कस रहे हैं मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और मजाक उड़ा करके जो है मतलब हमारी सरकारी व्यवस्थाओं का या हमारे देश की दुर्दशाओं का जो है मतलब वर्णन कर रहे हैं, लोगों का ध्यान उसके तरफ खींच रहे हैं। तो सटायर का मतलब होता है वैसी कविता जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई हो, जो व्यंग करता हो किसी न किसी जो है सरकारी तंत्र पे या जो है हमारे समाज पे। ठीक है, और उसके बाद एलेजिज क्या है, तो एलेजिज का मतलब होता है शोक गीत। अब शोक गीत क्या होता है, तो भाई इसको बोलते हैं अ पोएम दैट इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ समवन हु इज डेड। मतलब वैसी कविता जो वैसे व्यक्ति की याद में लिखी गई हो जो मर गया हो, जो जीवित नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलेजी बोलते हैं कि नहीं। एलेजी किसको बोलते हैं, आप समझ गए, एलेजी किसको बोलते हैं। हम आपको यहां पे लिख देते हैं, अ पोएम दैट इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ डेड वन। मतलब वैसी कविता जो किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखी गई हो, उसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे इलेजी। ठीक है, और सरमन्स का मतलब होता है वैसी कविता जो धार्मिक उपदेशों को जो है बयां करता हो, वैसी कविता जो है धार्मिक उपदेश को एक्सप्रेस करता हो, एक्सप्लेन करता हो, तो उसी को सरमन बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ देगा कि जॉन डन इज नोन फॉर हिज, तो ऑप्शन में दे देगा सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स के नहीं, एलेजीज एंड सरमन्स, और लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो आप ऑल ऑफ दीज वाले को आंसर मारेंगे। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव था। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इस पूरे कविता का जो है, इस कविता में कितनी बारीकी से सारी चीज़ों को मतलब रखता है एक प्रेमी अपने प्रेमिका के समक्ष, या आप पढ़ेंगे। आप तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।